अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर सर टीपू सुल्तान। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और समझने लेक्चर है ये। तो स्टार्ट में तो ज़रा डिफ़िकल्टी होगी आप लोगों को समझने में, क्योंकि जो लेक्चर है ये हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन है। तो बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ है ना वो हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन है। तो अभी पूरे वर्ल्ड में जो जिसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो वायरलेस कम्युनिकेशन का है। तो अभी शुरू में थोड़ा आपको डिफ़िकल्टी होगी, मज़ा भी नहीं आएगा समझने में, लेकिन वक्त के साथ साथ थोड़ा आप लेक्चर सुनेंगे 5 6 8 10 मिनट का, फिर आपको इसकी ना समझ आनी शुरू हो जाएगी और फिर अच्छा लगेगा आपको स्टडी करने में। तो अब ये है कि सबसे पहले ना वायरलेस कम्युनिकेशन में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने समझना है कम्युनिकेशन क्या होती है। तो उर्दू में तो हम लोग कम्युनिकेशन को बातचीत बोलते हैं। तो वैसे जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स, टिपिकली थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मीन्स। तो कम्युनिकेशन बेसिकली हमारी बात कोई सुन ले और दूसरे की बात हम समझ लें, सुन लें, ये चीज़ हमारी ना कम्युनिकेशन कहलाती है। तो कम्युनिकेशन में 3 चीज़ें आ जाती हैं आपकी, वॉइस, डाटा और वीडियो। मेरी ऑप्टिकल फाइबर की है लेक्चर्स हैं, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने काफ़ी डिटेल में ना फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी जो है ना वो भी इसी पे बेस करती है वायरलेस कम्युनिकेशन में। थोड़ा सा आगे देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स एनकोडिंग ए मैसेज। एनकोडिंग का मतलब होता है कि जो मैसेजेस हैं, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये एनालॉग वेव फॉर्म है। जब ये सिस्टम में जाती है ना तो फिर ये डिजिटल में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली ना एनकोडिंग यहाँ पे फ़िलहाल हम इसको वर्ड को लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो आपका डिजिटल में कन्वर्ट होता है, लाइट लेज़र में कन्वर्ट होता है। तो ट्रांसमिटिंग इट एंड देन हैविंग द रिसीवर डिकोड एंड इंटरप्रेट इट। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ crucial for conveying information, building relationships and achieving mutual understanding। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कम्युनिकेशन की। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और डेफिनेशन है, व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज़ द एक्ट ऑफ गिविंग, रिसीविंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, इन अदर वर्ड्स टॉकिंग और राइटिंग एंड लिसनिंग और रीडिंग। तो मैंने अभी आपको अभी एक्सप्लेन किया, वॉइस, डाटा और वीडियो जो है ना, हम लोग जब ट्रांसफर रिसीव करते हैं तो ये हमारा कम्युनिकेशन में आता है। गेट गुड कम्युनिकेशन, लिसन केयरफुली, स्पीक और राइट क्लियरली एंड रिस्पेक्ट डिफरेंट ओपिनियन। अच्छा स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन को थोड़ा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो नेक्स्ट हमारे पास है वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन को तो हम लोग बातचीत कहेंगे, तो वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होती है। वायरलेस कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पॉइंट्स विदाउट यूजिंग फिजिकल वायर्स और केबल्स, रिलेइंग इंस्टेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक वेव्स और अदर वायरलेस टेक्नोलॉजीज़। बड़ी क्लियर डेफिनेशन है आपके सामने। इसमें वो कह रहा है कि वायरलेस कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें केबल का यूज़ बिल्कुल नहीं होता, मतलब ना इथरनेट केबल यूज़ होती है, ना कॉपर केबल जो टेलीफोन की कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है, और ना फाइबर ऑप्टिक केबल इस्तेमाल होती है। तो इसमें हम जो कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं ना वो वायरलेस में, वो हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन में बग़ैर तार के यूज़ है। दिस इंक्लूड्स टेक्नोलॉजीज़ लाइक वाईफाई, ब्लूटूथ, सेलुलर नेटवर्क एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो डेफिनेटली वाईफाई के थ्रू हम वायरलेस कम्युनिकेशन को कर सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू कर सकते हैं, ये ब्लूटूथ। फिर सेलुलर नेटवर्क है, ये जिसको हम लोग मोबाइल नेटवर्क बोलते हैं, उसका जो करेक्ट नाम है ना वो हमारा सेलुलर नेटवर्क कहलाता है। उसके बाद जो हमारी सैटेलाइट की जो कम्युनिकेशन है वो भी हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन में आती है। अच्छा स्टूडेंट्स, मज़ीद हम वायरलेस कम्युनिकेशन को अगर समझे ना, तो वो कह रहा है सम ऑफ दीज टर्म्स मे बी फेमिलियर टू यू। रेडियो एंड टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग। तो रेडियो टेलीविज़न का आपको पता होगा, वो वन वे कम्युनिकेशन होती है, वो अपनी बात बता रहे होते हैं लेकिन इसमें आप कुछ कह नहीं सकते। रेडार कम्युनिकेशन, सेलुलर कम्युनिकेशन। उसके बाद ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जिसको हम लोग जीपीएस बोलते हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन में आती है। तो उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर दी 4 टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स। 4 वायरलेस नेटवर्क्स हमने एक्सप्लेन करने कौन कौन से होते हैं। तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क एंड वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये हमारे मेन जो हैं वो 4 वायरलेस कम्युनिकेशन के नेटवर्क हैं।
अच्छा स्टूडेंट्स, वायरलेस कम्युनिकेशन में ना सबसे जो मेन रोल है ना वो हमारा जीएसएम नेटवर्क का है। तो जीएसएम नेटवर्क आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जीएसएम से बनता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हों, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हों, आपका नंबर वही रहेगा, लेकिन क्या होगा कि आप नेटवर्क उसका चेंज हो जाएगा। जैसे सिंपल है, आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, अफ़गानिस्तान में हैं। तो आप पाकिस्तान से फ़र्ज़ करें ट्रैवल करते हैं, जो ट्रैवल करते हैं आप यूएई में, दुबई में, तो क्या होगा कि नंबर आपका यूएई में जाकर वही रहेगा, लेकिन एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं एमएनपी, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। तो एमएनपी में क्या होता है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ आपको, आप एमएनपी हम बोलते हैं मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। ये मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, तो इसमें ही होता है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी में कि आपका नंबर वही रहता है लेकिन नेटवर्क चेंज हो जाता है। अब यूएई में एतिसलात कंपनी है, तो आपका जो नंबर होगा ना वो वही रहेगा और आपका नेटवर्क जो है वो चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये हो गया जीएसएम, जिसको हम लोग ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब ये स्टूडेंट्स हमारा ये सेल फ़ोन हो गया। तो सेल फ़ोन का जो लिंक होता है ना हमारे टावर के साथ, टावर को हम टेक्निकल लैंग्वेज में स्टूडेंट्स बोलते हैं बीटीएस। बीटीएस हम बोलते हैं बेस ट्रांसीवर स्टेशन को। तो ये हमारा जो मोबाइल से कांटेक्ट होता है ना बीटीएस के साथ, टावर के साथ, ये वायरलेस होता है। तो ये रेडियो वेव्स होती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इसलिए कहते हैं कि जब आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा रहे हो तो वो कहते हैं आपको ना बाइक से उतर जाएं, क्योंकि अगर उस दौरान आपको कोई कॉल आ जाती है तो आग लगने का ख़तरा होता है। इसी तरह जो है वो मोबाइल से बात करने का अलाउ नहीं होता, मतलब आप मोबाइल पे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते जब आप पंप पे हों, क्योंकि रेडियो वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं तो वो धमाका होने का ख़तरा होता है। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन है ना, तो ये केबल होती है टावर के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं आरएफ केबल, रेडियो फ्रीक्वेंसी केबल। टावर पर दो चीज़ें होती हैं, डिश और एंटीना है, मैं आपको उसकी भी क्लियर एक्सप्लेन कर दूँगा। तो अभी मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता रहा हूँ कि आरएफ केबल नीचे जाती है बीटीएस में, उसमें हमारे पास बीटीएस में जो है वो कॉन्टैक्ट होता है बीएससी के साथ। बीटीएस का जो कॉन्टैक्ट है वो बीएससी के साथ होता है, बीएससी का फिर एमएससी के साथ, और एमएससी का फिर पूरे वर्ल्ड के कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ, वो ऑप्टिकल फाइबर पे हो या वायरलेस पे हो। तो हमारा जो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है ना वो सेल फोन से बीटीएस है, फिर केबल के थ्रू बीएससी है और वायरलेस भी हो सकता है, फिर एमएससी है, उसके बाद आपके दूसरे सारे नेटवर्क आके एसोसिएट होते हैं उसके साथ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक डायग्राम और है, मैं आपको ना इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको, जो हमारा जीएसएम नेटवर्क है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अच्छा, जीएसएम नेटवर्क में ना थोड़ी सी एक चीज़ और आपको बता दूँ मैं, तो जीएसएम से बनता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये मैंने बता दिया, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये हमारा जीएसएम से बनता है। और जीएसएम में ना 3 टाइप्स की 3 फ्रीक्वेंसीज यूज़ होती हैं, और सबसे पहली जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास है 900 मेगाहर्ट्ज़, MHz बोलते हैं। ये बेसिकली यूज़ होती है 2G के लिए, 2G मतलब सेकंड जनरेशन के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद 1800 मेगाहर्ट्ज़ है, तो ये बेसिकली ना स्टूडेंट इस्तेमाल होती है 3G के लिए, थर्ड जनरेशन के लिए। उसके बाद 1900 मेगाहर्ट्ज़ है, तो बेसिकली ये यूज़ होती है हमारी 4G LTE के लिए, 4G LTE। LTE का मीनिंग जो है वो होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, तो LTE से बनता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। तो ये 19 मेगाहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4G टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल होती है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारी जो 5G है, जो 24 to 40 गीगाहर्ट्ज़ जो है GHz, ये हमारी 5G की फ्रीक्वेंसी है। 5G की हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, 5th जनरेशन जिसको बोलते हैं। तो वक्त के साथ साथ ये फिर टेक्नोलॉजीज़ चेंज होती रहती हैं, तो ये डिटेल ज़रा आप लोग देख लें। फिर हम आते हैं वापस, बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है स्टूडेंट्स यहाँ पे। अच्छा, ये हमारे पास ना सिम है,
सेल फ़ोन जो है उसमें सिम होती है, और सिम का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए सिम से क्या बनता है। तो जो सिम है इससे बनता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। तो सिम जो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल है, इसका मतलब ये है कि सब्सक्राइबर बोलते हैं बात करने वाले को, और आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं जब आप सिम लेते हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ती है। मतलब आप थंब लगाते हैं तो डेफिनेटली फिर सिम आपके नाम पर होती है। तो आइडेंटिफिकेशन का ये मतलब है, और मॉड्यूल जो है वो हम लोग सिम को बोलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अब आप देख लें, ये हमारा सेल फ़ोन हो गया, ये भी वायरलेस कनेक्टिविटी होती है टावर के साथ यानी BTS के साथ। उसके बाद जो ट्रैकर होते हैं गाड़ियों के, उसमें भी डेफिनेटली सिम का इस्तेमाल होता है। हमारे लैपटॉप हैं, हम लोग वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होते हैं BTS के साथ। तो BTS को हम लोग बोलते हैं बेस ट्रांसीवर स्टेशन। तो स्टूडेंट्स, इसमें BTS में ना डिश और एंटीना होता है। मैं आपको डिश और एंटीना भी दिखा देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक ना BTS है, इसमें ये जो स्ट्रेट आपको नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली ना एंटीना कहलाता है। तो जो हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन है उसमें जो रेडियो वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, वो इस एंटीना से जनरेट होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये गोल आ गई डिश, इसको हम लोग डिश बोलते हैं। ये जो डिश है ना, ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक के लिए पॉइंट टू पॉइंट लिंक क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। यानी ये अगर जो टावर है वो वैसे इसका जो लिंक होता है RF केबल जाती है नीचे BTS में, वहाँ BBU होता है बेस बैंड यूनिट, और RSU होता है रेडियो स्विचिंग यूनिट। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और जो हमारा आपस में कॉन्टैक्ट है ना, वायरलेस कॉन्टैक्ट जो होता है टावर का दूसरे टावर के साथ, वो एंटीने के थ्रू होता है। एंटीने और हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये बड़ी अच्छी डायग्राम एक है, ये डायग्राम देखें, ये डिश लगी हुई है, ये डिश लगी हुई है। अब इसका जो लिंक होता है वो टावर टू टावर होता है। तो मुझे जो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, जो टावर टू टावर लिंक है वो हमारा 5 किलोमीटर तक बड़ा क्लियर होता है। मतलब हमारी जो कम्युनिकेशन है ना, 5 किलोमीटर तक शहरी इलाकों में, और देहाती इलाकों में 30 किलोमीटर तक होता है वायरलेस लिंक। तो ये दो टावर का आपस में जो कनेक्टिविटी होती है वो डिश ने करनी होती है, और जो एंटीना होता है उसने बेसिकली सिग्नल्स देने होते हैं। ठीक है, जो एंटीना है उसने सिग्नल्स देने। ये देखें मुख्तलिफ BTS आपके सामने है। तो ये जो एंटीना है इसने सिग्नल्स देने होते हैं मोबाइल को, और जो डिश होती है इसने टावर टू टावर कनेक्टिविटी करनी होती है। तो ये इस काम के लिए बेसिकली इस्तेमाल होती है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हम डायग्राम पे वापस आते हैं। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि नंबर ऑफ़ BTS कंट्रोल्ड बाय BSC, यानी आप समझ लें कि 70-80 BTS हैं, 70 से 80 या 90 के करीब BTS हैं, टावर हैं, वो एक BSC डील करती है। बेस स्टेशन कंट्रोलर जो होता है ये उसने डील करना होता है BSC ने। उसके बाद आप समझ लें कि ये एक रीजन है BSC, ये 80 to 90 टावर डील कर रही है। फिर ये दूसरी BSC है, ये भी 80 to 90 टावर डील कर रही है। अब जो BSC का लिंक होता है ना, आगे आ जाती है हमारे पास MSC हम बोलते हैं मोबाइल सर्विस स्विचिंग सेंटर या मोबाइल स्विचिंग कंट्रोलर। तो ये हमारी MSC कहलाती है। MSC का जो लिंक होता है BSC के साथ, ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होता है। तो उसके बाद जब आपकी जो कॉल है जो दूसरे कंट्री में जानी होती है, तो फिर GMSC हम लोग गेटवे यूज़ करते हैं इसके लिए। तो फिर हम लोग गेटवे का इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारी जो कम्युनिकेशन है वो गेटवे के थ्रू दूसरे वर्ल्ड में जाती है, दूसरी कंट्री में जाती है। तो उसके लिए डेफिनेटली ऑप्टिकल फाइबर का हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये मैंने आपको ना थोड़ा सा ना GSM का बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि अभी वायरलेस में जो सबसे कामयाब तरीन टेक्नोलॉजी जा रही है वो GSM टेक्नोलॉजी है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो मैंने ये GSM को ना आपको बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास इंट्रोडक्शन टू वायरलेस कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स जो है उसके बड़े अच्छे एक नोट्स हैं। तो ये ज़रा स्टडी कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये हम सारा स्टडी करेंगे ये क्या होता है। उसके बाद डिजिटल वर्सेस एनालॉग कम्युनिकेशन है, ये मैंने आपको बताया था। जैसे मेरी वॉइस जो है ये एनालॉग वेव फॉर्म है, और वो सिस्टम में जब जाती है, मतलब सेल फ़ोन में या किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में जाती है, तो वो डिजिटल में कन्वर्ट होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल विद वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, वाई वायरलेस इज़ डिफरेंट, और वायरलेस सिस्टम आर्किटेक्चर, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। एवोल्यूशन ऑफ सेलुलर नेटवर्क्स है, तो उसके बारे में सारा स्टडी होगा। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वैन जिसको बोलते हैं, ब्लूटूथ, और पर्सनल एरिया नेटवर्क, और एड हॉक्स नेटवर्क्स और टॉपिक्स टू बी कवर्ड आ गए।
स्टूडेंट्स हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट होता है। तो ये आपके सामने है, हमारा इनपुट मैसेज है। तो ये ट्रांसड्यूसर जो डिवाइस है उसमें जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसमीटर आ जाता है। तो ये हमारा इनपुट सिग्नल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चैनल आ गया। दूसरी साइड पे हमारा ना सिग्नल रिसीव होता है और उसकी आउटपुट होती है। और उसमें डिस्टॉर्शन और नॉइस को ना सिस्टम की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, वो उसको ख़त्म कर देता है। जैसे मैं अभी आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, बड़ी क्लियर वॉइस है। तो ये जो सॉफ्टवेयर और सिस्टम काम कर रहे हैं वो उसकी वजह से है। तो ये आउटपुट बेसिक डायग्राम मैंने अभी आपको ये दिखा दी है। हमारा जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं इसमें एक वायरलेस कम्युनिकेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, ये कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है। दी सोर्स ओरिजिनेट्स ए मैसेज विच कुड बी ए ह्यूमन वॉइस। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा कान है ना, इसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम लोग वॉइस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वो 0.3 to 3.4 किलो हर्ट्ज़ होती है KHZ। जो हमारा जो कान है ना उसकी भी फ्रीक्वेंसी है, उसमें जो पर्दा लगा होता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर वो कह रहा है आर टेलीविज़न पिक्चर और डाटा दी सोर्स इज़ कन्वर्टेड इनटू इनपुट ट्रांसड्यूसर इनटू एन इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म रेफर टू एज दी बेस बैंड सिग्नल और मैसेज सिग्नल। अब मैंने आपको स्टार्ट में जैसे बताया था कि जो हमारी एनालॉग वेव फॉर्म होती है जब सिस्टम में जाती है, अब सिस्टम में के अंदर जो काम कर रहा होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म है जो इनपुट ट्रांसड्यूसर के थ्रू एंटर होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो रोल होता है आगे शुरू होता है, वो किसका रोल होता है? ट्रांसमीटर का रोल होता है। The transmitter modifies the baseband signal for efficient transmission, and transmitter generally consists of one or more of the following subsystems: a pre-emphasizer, a simpler and quantizer, a coder and a modulator। तो ये ट्रांसमीटर का काम होता है कि ये जो आपका सिग्नल है वो उसको ट्रांसमिट करता है। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको ट्रांसमीटर दिखाए हैं। हम तो ज़्यादा बात करेंगे इसकी GSM की। तो GSM में बिल्कुल चिप्स ही होती है ट्रांसमीटर जो यूज़ होता है। जैसे ये मैंने आपको एक कार्ड दिखाया, इसमें सिम कार्ड मौजूद है और छोटा सा कंपोनेंट लगा हुआ है जो ट्रांसमीटर काम कर रहा है। तो जो हमारी GSM टेक्नोलॉजी है, ये सारे ट्रांसमीटर आगे बड़ी बड़ी डिवाइसेस भी हैं, छोटी भी हैं। तो वही चीज़ है, ट्रांसमीटर ने आपका जो सिग्नल होता है ना वो आगे ट्रांसमिट करना होता है। तो बेसिक इसका वर्क ये होता है ट्रांसमीटर। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर पे दी चैनल इज़ ए मीडियम थ्रू विच द ट्रांसमीटर आउटपुट इज सेंट विच कुड बी ए वायर और ए कोएक्शियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर और ए रेडियो लिंक एक्सेट्रा बेस्ड ऑन दी चैनल टाइप। मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज: वायरलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। अच्छा, अब जब हमारा सिग्नल है ना वो दो तरह जा सकता है। एक तो केबल के थ्रू, मतलब कोएक्शियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल या कैट 5 कैट 6 की केबल इस्तेमाल होती है, या हमारा वायरलेस जाता है। तो अभी हम वायरलेस ही डिस्कस कर लें। तो हम लोग फिर अपना जो कम्युनिकेशन सिस्टम है दूसरी साइड पे जो भेजते हैं वो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू सेंड करते हैं। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम। तो दूसरी साइड पे वही चीज़ आ गई जो मैंने अभी ऊपर डायग्राम आपको दिखाई है। द रिसीवर, यानी सिग्नल जो है वो रिसीवर ने रिसीव करना होता है। रीप्रोसेस्ड द सिग्नल रिसीव्ड। अब देखिए, मैं आपसे वॉइस में बात कर रहा हूँ ना, ये सिस्टम में जाएगी, दूसरी साइड पे जो सुनेगा ना उसको उसी आवाज़ में वही आवाज़ सुनाई देगी जिससे वो जो कम्युनिकेशन कर रहा है वो जो बोल रहा है वही आवाज़ उसको दूसरी साइड पे सुनाई देगी। अब ये सारा चीज़ें जो है ना ये सारा सिस्टम ने करना होता है। तो ये अब उसकी रिसीविंग साइड आ गई, उसके बारे में ये डिस्कस कर रहा है। तो द रिसीवर आउटपुट इज़ फेड टू द आउटपुट ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू ओरिजिनल फॉर्म। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो फिर हमारा ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तो ये स्टूडेंट ज़रा आप लोग रीड कर लीजिएगा सारा। अगर मैं ये रीड करने बैठा तो वो लेक्चर हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। आगे आते हैं, डिजिटल वर्सेस एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डिजिटल और एनालॉग आ गया। तो ये थ्योरी पढ़ लीजिएगा आप। तो डिजिटल एनालॉग की एक डायग्राम है, मैं उसके थ्रू आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बड़ी एक क्लियर डायग्राम है। तो ये हमारा जो सिग्नल आपको ऊपर नज़र आ रहा है जहाँ मैंने ये हाइपरलिंक किया हुआ है, ये हमारा एनालॉग वेव फॉर्म है। तो ज़्यादा ऊंचा और कम बोलना ये उसके मुताबिक जो एनालॉग वेव फॉर्म है ना जो आपकी बनती है। और सिस्टम आपको पता है 0 और 1 को समझता है। तो ये नीचे जो डायग्राम है ना ये हमारे डिजिटल सिस्टम की डायग्राम है, यानी हमारी जो कम्युनिकेशन है ना डिजिटल वो इस तरीके से होती है। तो ये हमारा डिजिटल एनालॉग सिस्टम आ गया और जो एनालॉग से फिर ये कन्वर्ट होता है तो ये हमारा डिजिटल सिस्टम आ गया। ये डिजिटल में इस तरह कन्वर्ट हो रहा है। ये स्टूडेंट्स नोट्स में भी आपके सामने है। ये हमारी दो जो वेव फॉर्म आ रही हैं वो हमारी
एनालॉग है और नेक्स्ट हमारी डिजिटल आ गई वेव फॉर्म। ये पढ़ लीजिएगा सारा। तो उसके बाद डिजिटल और एनालॉग में मेन जो है वो 3 उसने बताए हुए हैं फ़र्क। नॉइस इम्यूनिटी ऑफ डिजिटल सिग्नल्स, रीजनरेटिव रिपीटर्स और एवरी पॉसिबल कम्युनिकेशन कैन बी कैरिड ऑन विद मिनिमम 2 सिग्नल्स। यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट बात यूज़ हो रही है रिपीटर्स की। तो रिपीटर्स बेसिकली यूज़ होते हैं, मैंने आपको ऑप्टिकल फाइबर में बताया था कि जब हमारा सिग्नल 60 से 110 किलोमीटर पर ट्रैवल करता है तो वो वीक हो जाता है। तो फिर हम लोग ना रिपीटर्स लगाते हैं। रिपीटर्स क्या करता है, वो सिग्नल्स को ना जो है वो रीजनरेट करता है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ को वही करता है जो होनी चाहिए, तो वो स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो ये ज़रा रीड कर लीजिएगा सारा डिजिटल और एनालॉग कम्युनिकेशंस के बारे में। तो उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आगे स्टार्ट होती है, इंटरफेस ऑफ एनालॉग डिजिटल सिस्टम्स A/D एंड D/A कन्वर्जन, यानी एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कैसे कन्वर्ट होता है। तो ये हमारी सैम्पलिंग थ्योरम आ गया, और उसके बाद क्वांटाइजिंग आ गई और एनकोडिंग आ गई, और मैपिंग और ट्रांसमिशन है। इसका स्टूडेंट्स मैं आपको ना बड़ा सिंपल बता देता हूँ, ये थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। तो बेसिकली ना जब हमारी जो वॉइस है वो सिस्टम में जाती है ना, तो वो एनालॉग से डिजिटल में डेफिनेटली कन्वर्ट होती है। तो जो सिस्टम है उसके अंदर 4 काम होते हैं। तो जो 4 काम हैं वो हमारे पास, अच्छा सो मैं अभी आपको बताना चाह रहा था कि जब हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम में जाती है ना, तो 4 काम होते हैं सिस्टम के अंदर। नंबर 1 पे फ़िल्टरिंग है, उसके बाद सैम्पलिंग है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वांटाइजिंग, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है एनकोडिंग। तो ये आप देखें, सबसे पहले फ़िल्टरिंग होती है सिग्नल की। अब आपके सामने कोई भी डिवाइस है, जैसे बाइक आप चला रहे हैं, बाइक है उसमें फ़िल्टर लगे होते हैं, तो हमारी वो फ़िल्टर जो है वो हवा को क्लियर करता है, फिर इंजन में जाता है। हमारी बॉडी में भी ऐसा ही है, हमारा जो नाक है उसमें बाल हैं छोटे छोटे, वो फ़िल्टर का काम करते हैं। इसी तरह सिस्टम जो है ना उसमें भी फ़िल्टर होते हैं। सबसे पहले फ़िल्टरिंग होती है, फिर होती है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग बोलते हैं, जैसे हमने एक वर्ड यूज़ किया है हेलो, तो पहले एच जाएगा, फिर ई, फिर एल, फिर एल, फिर ओ। तो जो सिस्टम होता है उसको ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, तो वो फिर उसको सैम्पल में कर देता है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वांटाइजिंग। क्वांटाइजिंग का मतलब ये होता है कि हमारा जो सिस्टम है ना उसको एक एलोकेट टाइम मिलता है। तो एक चीज़ याद रखें, हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारा, ये बेसिकली वर्क करता है स्पीड ऑफ लाइट पे। और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, यानी आप 3 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस स्पीड से तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ही डाटा ट्रैवल कर सकता है। तो हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ना वो स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल करता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो जो सिस्टम है वो इसकी क्या करता है, क्वांटाइजिंग करता है। क्वांटाइजिंग का मतलब ये है कि वो उसको टाइम में तोड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया एनकोडिंग। दूसरी साइड पे फिर उसकी एनकोडिंग होती है, जैसे जिस आवाज़ में मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरी ओरिजिनल आवाज़ है, दूसरी साइड पर भी वही ओरिजिनल आवाज़ सुनाई देती है। तो सिस्टम में 3 काम होते हैं, फ़िल्टरिंग, सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग और एनकोडिंग। तो नोट्स पे वापस आते हैं, तो ये आप ज़रा नोट्स पढ़ लीजिएगा। सैम्पलिंग थ्योरम है, क्वांटाइजिंग है, क्वांटाइजेशन है, एनकोडिंग है, मैपिंग है और ट्रांसमिशन है। तो मैंने ज़्यादा आसान लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर दिया ये सारा सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट्स, हमारे पास जितना भी हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो आपस में वन लिंक होता है। जो हमारी ATM मशीन हो गई, जो ऑटोमेटिक सिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड हो, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो PSTN से बोलते हैं, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। पूरे वर्ल्ड में जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, ये सारा का सारा हमारा वन लिंक है। ये थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, कोई इसमें डिफ़िकल्टी हुई तो मुझे कमेंट्स में एक्सप्लेन बता दीजिएगा, मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये कुछ थ्योरी है नोट्स की, ये अभी वायरलेस के नोट्स हैं, ये मैं आपके सामने दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जहाँ पर कोई इशू आएगा तो फिर हम सेपरेटली इसको डिस्कस कर लेंगे। ये ट्रेंड्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, बड़े अच्छे नोट्स मुझे ये लगे थे, तो मैंने सोचा कि आपको ना शेयर कर लेता हूँ। तो थोड़े से ओल्ड हैं लेकिन अच्छे हैं नोट्स। ये सेलुलर सिस्टम आर्किटेक्चर आ गया, ये आप वीडियो रोक के इसको बना भी लीजिएगा, देख लीजिएगा आप सेलुलर सिस्टम आर्किटेक्चर को। तो ये आपके सामने है, 2 हमारे पास जो हैं वो BTS हैं और MS मोबाइल है, वो आगे कोर नेटवर्क हैं, और ये PSTN इंटरनेट और एमरजेंसी सर्विसेज।
इसका मतलब ये है कि जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है ये सारा का सारा वन लिंक है। तो ये बड़ी अच्छी एक डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं। आगे आते हैं तो सेलुलर सिस्टम आर्किटेक्चर है, रेडियो एक्सेस, कोर नेटवर्क और बैकबोन नेटवर्क्स, ये सारी थ्योरी है। ये प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा, जहाँ इशू आए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं इसकी सेपरेट वीडियो आपको अपलोड कर दूँगा। तो ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है रिगार्डिंग वायरलेस कम्युनिकेशन। तो वैसे मैं वायरलेस कम्युनिकेशन लास्ट 22 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, तो भी आप देख सकते हैं ये सारी इसकी थ्योरी। तो ये मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स हैं, FDMA और TDMA। FDMA से बनता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और TDMA से बनता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और CDMA से बनता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ये 3 जो टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू सिग्नल्स जो हैं हमारे जाते हैं। अब ये सारा काम जो है ना ये सिस्टम के अंदर हो रहा है, ये सारा जो काम है ये सिस्टम के अंदर हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। आगे आते हैं, ये देखें, ये उसने बड़ा क्लियर एक्सप्लेन कर दिया है। FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये आप मेन जो है ये वो 3 है, ये 3 यूज़ होती हैं। फोर्थ वाली भी उसने ऐड कर दी है नॉलेज के लिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे आते हैं स्टूडेंट्स, हाउ ए सेलुलर टेलीफोन कॉल इज़ मेड। तो ये पढ़ लीजिएगा, सारी थ्योरी है कि इसकी कॉल कैसे मेड होती है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता हम जो मैं और भी वीडियो लेक्चर अपने बनाऊंगा वायरलेस कम्युनिकेशन पे, तो आपको अच्छे समझ आ जाएंगे। तो ये आप रीड कर लीजिएगा सारा, इसमें कोई इशू हो तो मुझे कमेंट्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। नेक्स्ट आ गया हमारे पास हाउ ए सेलुलर फ़ोन कॉल इज़ मेड, कि जो सेलुलर फ़ोन की कॉल है वो कैसे मेकअप होती है, मिलती है। तो ये पढ़ लीजिएगा आप, थ्योरी सारी बड़ी अच्छी थ्योरी एक्सप्लेन की हुई है उसने। तो नेक्स्ट हमारे पास वायरलेस सिस्टम एवोल्यूशन आ गया। तो सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी आई थी 1G फर्स्ट जनरेशन, उसमें एम्स जो टेक्नोलॉजी थी, एम्स में हम लोग सिम नहीं यूज़ करते थे, और GSM में हम लोग सिम इस्तेमाल करते हैं, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो एम्स से बनता है एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम, ये नीचे उसकी एब्रीवेशन भी मेंशन की हुई हैं। 2G फिर हमारा आ गया था GSM, और यही कामयाब हुआ है नेटवर्क, जो GSM टेक्नोलॉजी है यही कामयाब हुई है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद 2.5G और 3G, फिर 4G और 5G। ये इंपॉर्टेंट कुछ एब्रीवेशंस हैं, क्योंकि GSM का जितना भी सिस्टम है ना स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा जो है वो एब्रीवेशंस पे बेस करता है। जैसे सिम है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, GSM है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। तो ये आप एब्रीवेशन देख लीजिएगा। ये फर्स्ट जी टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा थ्योरी दी हुई है उसने, ये पढ़ लीजिएगा कि 1970s में आई थी और 1980s तक ये काम करती रही है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आगे आते हैं, ये हमारा 2G वायरलेस सिस्टम आ गया, उसकी थ्योरी आ गई, ये पढ़ लीजिएगा आप। 2G वायरलेस सिस्टम रिप्रेजेंटेटिव स्टैंडर्ड्स, GSM कैसे काम कर रहा है, kbps इसकी स्पीड स्टार्ट हुई थी और अब 1 Gbps तक चली गई है, Gbps तक इसकी स्पीड चली गई है। ये थ्योरी पढ़ लीजिएगा सारी, ये मैं रोक रहा हूँ ताकि आप कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहें तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो वायरलेस कम्युनिकेशन बहुत बड़ा और वाइड नेटवर्क है, इसमें काफ़ी नॉलेज हो फिर जाकर ग्रिप आती है। तो अभी आप ये थ्योरी पढ़ते रहिएगा, ये थ्योरी मैंने आपके सामने रखी है, ये आप पढ़ते रहिएगा, जहाँ पे इशू हम डिस्कस कर लेंगे उसको। ये मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ नीचे। तो इम्पैक्ट ऑफ हाई ट्रांसमिशन रेट आ गया, सिस्टम कैपेसिटी एंड यूज़र मोबिलिटी, ये आप सारा देख लें। वायरलेस सिस्टम्स रिप्रेजेंटेटिव स्टैंडर्ड्स आ गए इसके, ये थोड़ा वीडियो पॉज करके रोक कर आप लोग स्टडी कर सकते हैं इसको। ये स्टूडेंट्स आपके सामने है, थ्योरी सारी चल रही है इसकी। फिज़िकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर। अच्छा, ये जो हमारा कम्युनिकेशन लिंक है ना, ये बेसिकली ना 7 लेयर्स पे वर्क करता है, 7 लेयर्स पे डिपेंड करता है। तो जो 7 लेयर्स हैं उसको हम लोग OSI रेफरेंस मॉडल बोलते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो इसमें सबसे पहला जो लिंक होता है ना, ये यहाँ नीचे से ऊपर तक जाता है। तो सबसे पहला जो लिंक है हमारा कौन सा है, फिज़िकल लेयर है। फिज़िकल लेयर का मतलब ये है कि हमारा जो लिंक है वो वायरलेस या केबल के थ्रू कनेक्ट होता है। तो ये हमारा फिज़िकल लेयर आती है, सबसे पहली लेयर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गई डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर में एक डिवाइस होती है, स्विच बोलते हैं, कि जो हमारी फिज़िकल लेयर की जो कनेक्टिविटी है वो स्विच के साथ होती है। तीसरे नंबर पे बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है जिसको नेटवर्क लेयर बोलते हैं, जिसमें हमारी राउटर आता है, जो इंटरनेट सर्विस है आपको इसी लेयर से मिलती है।
तो थर्ड फोर्थ नंबर पे आपकी एप्लीकेशन लेयर हो गई। तो ये लेयर को बड़ा अच्छा डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले फ़िज़िकल लेयर में क्या है, डाटा लिंक लेयर में, फिर नेटवर्क लेयर में और एप्लीकेशन लेयर में। ये थ्योरी आप लोग सारी प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, जहाँ इशू आए मैं आपसे कमेंट्स में डिस्कस कर लूँगा। तो टॉपिक्स जो हमने कवर किए हैं उसकी डिटेल आ गई सारी की सारी स्टूडेंट्स, ये आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा सारी, जिधर इशू हो हम ज़रूर इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारा जो GSM नेटवर्क है, अब जैसे आगे आते जा रहे हैं मज़ीद, ज़रा आप समझते जाएं इसको। तो ये एक मैंने ना मॉडल आपके सामने दिखाया है BTS का, टावर का, जिसको हम बेस ट्रांसीवर स्टेशन बोलते हैं। तो टावर में स्टूडेंट्स सबसे पहली जो चीज़ है ना वो ये है कि उन्होंने ना सबसे ऊपर अर्थिंग के लिए रखा होता है। तो ये 1 2 3 और ये 4 है। जो असल मायनों में BTS होता है ना, उसमें ये मस्ट होना चाहिए कि जब आसमानी बिजली गिरती है तो ये डिवाइड हो जाती है यहाँ पर आकर। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर एक ना केबल आ रही है, ये बेसिकली अर्थिंग केबल कहलाती है। मैं आगे इसको लेके जाता हूँ तो आपको फिर समझ आएगी कि ये जो अर्थिंग केबल है ना, ये बेसिकली यूज़ होती है ग्राउंड करने के लिए। जब आसमानी बिजली गिरती है तो टावर, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो टावर को ना मूव कर सकती है, गिरा सकती है। लेकिन नहीं ऐसा होता पॉसिबल, क्योंकि ये आसमानी बिजली जो है वो यहाँ से डिवाइड हो जाती है तो और अर्थ हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट मैंने अभी आपको भी डिस्कस किया था कि जो डिश होती है ये 2 जो टावर्स हैं उसके लिए कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये अभी आपके सामने है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो गोल आपको डिशें नज़र आ रही है ना, ये जो डिश नज़र आ रही है ये बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट लिंक के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब यहाँ से सिग्नल आता है और यहाँ से फिर दूसरी साइड से वायरलेस आगे 5 किलोमीटर की रेंज में दूसरा BTS होता है, उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये मैं थोड़ा सा इसको आगे कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, ये एक लाइट होती है कि कोई हेलीकॉप्टर या कोई उड़ती हुई चीज़ आ रही है, उसको पता हो कि भाई ये जो लाइट होती है ये ब्लिंक करती रहती है, तो उसकी वजह से जो हादसा पेश नहीं आता। तो ये नेक्स्ट आ गई आपके सामने स्टूडेंट्स, ये आप देखें ये सारी ग्राउंड है, ये BTS के नीचे जो है वो उसने सिस्टम दिखाया हुआ आपको सारा। तो ये सारी ग्राउंड होती है। और जो ये वाला रूम आपको नज़र आ रहा है ना, ये रूम जो है ये हमारा BTS का नीचे रूम होता है, उसमें BBU और RSU होता है, बेस बैंड यूनिट और रेडियो फ्रीक्वेंसी यूनिट। तो इस तरीके से ये जो BTS जो टावर होता है वो असल में ना डिज़ाइन होता है। थोड़ा आगे आते हैं इसमें, ये आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं ये लाइट्स हैं, ये टावर के ऊपर के टावर मज़ीद मौजूद है। तो ये देखें ये लाइट्स अवेलेबल होती हैं, ये लाइट्स के टावर बाकायदा मौजूद है। और ये एक लाइट ये ब्लिंक कर रही होती है लाइट मुसलसल, और जो नीचे वाली लाइट होती है वो टावर को बाकी हिस्सा दिखा रही होती है, टावर का जो BTS का बाकी हिस्सा है वो इसको दिखा रही होती है। तो ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ये मेरा माउस जहाँ पर आ रहा है, तो ये 1 2 और ये 3 एंटीने लगे हुए हैं। तो जो एक एंटीना जो है ना, ये रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये जनरेट करता है, और इसके साथ ये केबल आ रही है, इसको हम लोग RF केबल बोलते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी केबल कहलाती है। तो बेसिकली जो एंटीना है ये सिग्नल ट्रांस और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो मोबाइल में सिग्नल ट्रांस और रिसीव होते हैं ये उस काम के लिए यूज़ होता है। तो ये पूरा BTS देखें कितना क्लियर है, आप देखें ये बाकायदा ऐसे रोड्स होती हैं, बाकायदा इसमें लचक होती है। तो ये 42-45 मीटर होता है इसकी लेंथ होती है। अगर ये बिल्डिंग पे है तो बिल्डिंग की लेंथ भी काउंट होगी, और ऊपर BTS लगा होगा बिल्डिंग के ऊपर, वो भी काउंट होगा। तो उसके बाद 42 से 45-50 मीटर तक इसकी लेंथ होती है। और ये आप देखें ये चारों तरफ से ना वायर्स जो हैं वो स्टील वायर्स होती हैं, उनके साथ ये फिक्स होता है ताकि ये मूव हो राइट साइड पे तो वो लेफ़्ट साइड उसको मैनेज कर लें। तो ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ चारों तरफ ये उन्होंने फ़िक्स किए होते हैं। ये बड़ी अच्छी एक वीडियो थी मेरे पास, तो मैंने कहा चलें आपको दिखाता हूँ। तो आजकल यूट्यूब में एक बड़ा इशू है, किसी की वीडियो हम लोग दिखाएं तो वो स्ट्राइक कर देता है। हालांकि ये उसको चाहिए कि ये नॉलेज के लिए ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो फिर मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस इसी तरह डिलीट की हैं। तो ये वीडियोस जो हैं वो बनानी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, फिर हम लोग हेल्प ले लेते हैं इनसे। तो ये फ़िलहाल आपके सामने ये अर्थिंग के लिए दिखा रहा है वो, और ये आपको काफ़ी अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा BTS का। तो इसको मैं थोड़ा आगे करता हूँ वीडियो को। ये
अच्छा, ये जो केबल आपको नज़र आ रही है ना, एंटीना और डिश से आ रही है, ये हमारी RF केबल कहलाती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी केबल। और ये मैंने थोड़ी सी वीडियो रोकी है, ये अब जा रही है इसके अंदर, रूम के अंदर। जो ये रूम है हमारा, ये हमारा BTS का रूम कहलाता है। इसमें 2 सिस्टम लगे होते हैं, एक BBO होता है, बेस बैंड यूनिट, और एक RSE होता है, रेडियो स्विचिंग यूनिट। तो ये मैं थोड़ा और आगे करता हूँ इसको, वीडियो को। ये आपके सामने एक्सप्लेन बेसिकली ये बता रहा है कि ये 3 साइड्स हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो ये प्रॉपर जो है वो तीनों की तीनों साइड्स जो है ना वो फिक्स हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। तो BTS के साथ ये स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन कर दिया। ये आप देखें, ये RF केबल आ रही है एक रूम के अंदर, जिस रूम के अंदर RF केबल आ रही है, रेडियो फ्रिक्वेंसी केबल, ये हमारा वही BTS कहलाता है। बाहर ये बाकायदा इसकी इंडिकेशन है, इंडिकेशन में यही बताया हुआ है कि जो है वो ये यहाँ पे सिग्नल्स हैं, तो एहतियात करें। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारी ग्रीन कलर की केबल नीचे जा रही है, ये हमारी वो केबल है जो अर्थिंग के लिए यूज़ होती है। और बहुत अच्छी वीडियो जो है ना ये बनी हुई है, आपको काफ़ी BTS का काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन हो गया होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं इसकी, ये उसकी ये लाइट इसकी ब्लिंक कर रही है। फिर नीचे आते हैं तो वो जो लाइट होगी वो इस पर पड़ती है, ताकि ये आप देखें, मैंने ये थोड़ा सा लाइट्स ब्लिंक कर रही है। तो आप थोड़ा सा और दूर जाएं तो ये बाकायदा लाइट आ रही है टावर के ऊपर, और वो दूसरी लाइट इसमें ब्लिंक कर रही है। तो ये अच्छी एक एक्सप्लेनेशन है BTS के वाले से, जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, कि हमारा GSM का कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है। तो वो लाइट ब्लिंक कर रही है और दूसरी लाइट जो है वो टावर तक आ रही है, ताकि कोई हादसा वगैरह पेश ना आए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और वो GSM टेक्नोलॉजी के हवाले से तो ये डिस्कस कर लेते हैं। ये आप देखें, 1, 2 और ये 3 BTS हैं, जिसको हम लोग बेस ट्रांसीवर स्टेशन बोलते हैं। और ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आगे अटैच होते हैं BSC के साथ। BSC हम बोलते हैं बेस स्टेशन कंट्रोलर। तो आपको मैंने अभी लास्ट टाइम बताया था कि नंबर ऑफ़ BTS कंट्रोल्ड बाय BSC, यानी नंबर ऑफ़ BTS जो हैं वो जो कंट्रोल्ड बाय BSC के साथ अटैच होते हैं। आगे फिर हमारी BSC जो है वो आगे MSC के साथ अटैच होती है। MSC हम बोलते हैं मोबाइल स्विचिंग कंट्रोलर। उसके साथ ही बिल्कुल VLR है, VLR हम बोलते हैं विजिटर लोकेशन रजिस्टर को। तो फिर साथ हमारा HLR होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं होम लोकेशन रजिस्टर। और उसके बाद ये सारा वन लिंक है, आगे हमारा गेटवे आ गया। जब हमारी कम्युनिकेशन पाकिस्तान से बाहर जानी होती है, यानी कंट्री से दूसरी कंट्री में जानी होती है, तो फिर हम लोग गेटवे का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा AUC आ गया। AUC हम बोलते हैं अथेंटिकेशन सेंटर को। और नेक्स्ट हमारा EIR आ गया। EIR हम बोलते हैं इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर को। तो ये सारा सिस्टम जो होता है ये MSC के अंदर होता है, मोबाइल स्विचिंग कंट्रोलर के अंदर होता है ये सारा सिस्टम। फिर ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आगे ये PSTN के साथ अटैच है। PSTN हम बोलते हैं पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। और फिर नेक्स्ट ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू PLMN है, पब्लिक लैंडलाइन मोबाइल नेटवर्क। डेफिनेटली हमारा GSM नेटवर्क है, ये सारा वन लिंक होता है। फिर इसके साथ ATM मशीन भी अटैच होती है। तो ये सारा सिस्टम हमारा वन लिंक होता है। आपने कभी देखा हो ATM मशीन में आप कार्ड लगाएं तो फौरी तौर पे आपको पैसे मिल जाते हैं, साथ ही आपको मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, और ऑनलाइन आपकी जो अमाउंट होती है उधर से डिटेक्ट भी हो जाती है, माइनस भी हो जाती है। तो ये आपके सामने है। तो ये PLMN है, BTS आ गया, और ये सारा जो नेटवर्क है वह वन लिंक है। उसके बाद हमारा OSS आ गया, ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम, जिसको हम लोग OSS बोलते हैं, ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम। तो ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू काफ़ी कोशिश की है एक्सप्लेन करने की। तो मज़ीद मैं आपको GSM टेक्नोलॉजी जो है वो आगे मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरे पास बड़े अच्छे एक नोट्स हैं, जिसमें ना मज़ीद जो हमारी GSM नेटवर्क है ना, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन को समझने में बड़ी आसानी होगी आपको। तो अब BTS हैज़ ए पावर ऑफ 10 to 100 वाट्स। जो एक BTS है वो 10 to 100 वाट्स जो होते हैं वो पावर लेता है वर्क करने के लिए। रेंज इन रूरल एरिया 30 किलोमीटर एंड इन अर्बन एरिया 500 मीटर्स आलमोस्ट। तो आपको आइडिया होगा कि 1000 मीटर जो होता है वो 1 किलोमीटर होता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर 5 मीटर्स मेंशन है, लेकिन आप 500 मीटर्स मेंशन है, आप माइंड में 5 किलोमीटर रखें। तो जो हमारा GSM नेटवर्क है उसमें जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे 30 किलोमीटर तक BTS की रेंज होती है, और जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर 5 किलोमीटर ना BTS की रेंज होती है सिग्नल्स को सेंड और रिसीव करने के लिए। तो नीचे आते हैं, हमारे पास ये एक बड़ी अच्छी डायग्राम है, इसमें बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। आप हमारा जो
GSM नेटवर्क है। इसमें आप देखें ये सारे 1 2 3 4 5 और 6 ये BTS लगे हुए हैं। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ़ BTS कंट्रोल्ड बाय सिंगल BSC और नंबर ऑफ़ BSC कंट्रोल्ड बाय सिंगल MSC। तो जो ये सारे जो हमारे BTS हैं ये कौन कंट्रोल कर रहा है? BSC कंट्रोल कर रही है। और जैसे लाहौर की अगर आप बात करें तो लाहौर में लोहारी, भाटी, मोची और गेट हैं, इनके लिए अलहदा BSC होती है। और जो कैंट डिफेंस, गुलबर्ग के एरियाज़ हैं इनके लिए सेपरेट BSC होती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो इन इलाकों में जहाँ पर आज़ादारी हो रही है, शियों का मातम वगैरह, तो उसमें वो फिर उस इलाके की BSC को बंद कर देते हैं। तो जब BSC बंद होती है तो वो एक जो सिलेक्टेड एरिया होता है वो सारा बंद हो जाता है। उसके अंदर जो 30-35 BTS आ रहे हैं वो सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं BSC के बंद होने की वजह से। पहले तो ये लोग MSC क्लोज़ करते थे तो सारा कम्युनिकेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था। तो अब ये सब नहीं बंद करते, BSC को क्लोज़ करते हैं। वो एक सिलेक्टेड एरिया होता है वो फिर क्लोज़ हो जाता है। उसके बाद अब स्टूडेंट ये नेक्स्ट देखें, ये हमारा PSTN आ गया, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। तो GSM में ये 1 लिंक पे होता है, मतलब ATM मशीन्स और हमारा टेलीफोन नेटवर्क भी PSTN का भी 1 लिंक पे होता है। अच्छा स्टूडेंट नेक्स्ट आ गया हमारे पास राइट डाउन अबाउट BSC बेस स्टेशन कंट्रोलर। बहुत अच्छे नोट्स हैं कि नंबर ऑफ़ BTS कंट्रोल्ड बाय BSC। तो इसके बारे में वो कह रहा है बेस स्टेशन कंट्रोलर BSC इज़ ए क्रिटिकल मोबाइल नेटवर्क कंपोनेंट डैट कंट्रोल्स 1 और मोर बेस ट्रांसीवर स्टेशंस। तो वही बात आ गई कि नंबर ऑफ़ BTS कंट्रोल्ड बाय सिंगल BSC। तो उसके बाद BSC इज़ आल्सो नाउन एज बेस स्टेशन और सेल साइट्स की BSC फंक्शन इंक्लूड। जो BSC है ना उसका फंक्शन क्या होता है कि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करती है। ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है उसको कंट्रोल करती है। मतलब जो आपका सिग्नल है ना 900 मेगाहर्ट्ज़ का, अगर आपने कॉल की है बटनों वाले मोबाइल 900 मेगाहर्ट्ज़ से तो वो आगे कन्वर्ट होगी 1900 मेगाहर्ट्ज़ में। या 5G फ़ोन है तो 24 to 60 गीगाहर्ट्ज़ में तो ये कन्वर्ट होगी। तो ये किसने करना होगा? सिस्टम ने करना होगा। ये BSC का काम होता है, बेस स्विचिंग कंट्रोलर का। तो इसने बेसिकली जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसको एलोकेट करना होता है, मतलब 900 से 1900 पे भेजनी है या 1900 से 900 मेगाहर्ट्ज़ पे उसने सेंड करनी है। अच्छा स्टूडेंट आपको याद होगा मैं स्टार्ट में आपको कह रहा था कि आप जैसे जैसे लेक्चर सुनते जाएंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता ना समझ भी आनी शुरू हो जाएगी, मज़ा भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ा खुश सा सब्जेक्ट है वायरलेस कम्युनिकेशन का। तो भी आप पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद समझ आएगी आपको। बहुत ज़बरदस्त डायग्राम आई है, बहुत अच्छी डायग्राम है। ये आप देख लें, ये हमारे पास सेल बने हुए हैं और ये बाकायदा उसमें ना BTS लगे हुए हैं। इन सेल्स के अंदर क्या है? BTS हैं। अब अगर आप गौर करें ना तो ये एक जो सेल है ना इसकी रेंज आप लगा लें 5 किलोमीटर। तो जो एक टावर जो है वो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट जो है वो कवर कर रहा है। उसके बाद दूसरा टावर, तीसरा टावर, चौथा टावर, पांचवा, छठा और सातवां। तो ये सारे जो टावर्स हैं ना ये 5 किलोमीटर की जो रेंज है ना नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, ये सब के सब BTS जो है ना उसको कवर कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे आते हैं हम, तो आगे हमारे पास BSC आ गई। और ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ना ये बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर केबल है। तो हमारा जो कम्युनिकेशन लिंक होता है ना वो किसके साथ जा रहा है? BSC के साथ जा रहा है। तो आप ये देखें, ये 2 BSC हैं, उसने एक एरिया ये कवर किया हुआ है, ये दूसरी BSC है, उसने ये दूसरा एरिया कवर किया हुआ है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आगे आ जाती है MSC मोबाइल स्विचिंग कंट्रोलर। MSC जो है ये असल फंक्शन इसका होता है, अगर ये MSC बंद हो जाए ना तो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम टोटली क्लोज हो जाता है। ना हमारा कॉन्टैक्ट हो सकता है ATM मशीन पे प्रॉपर, ना टेलीफोन नेटवर्क पे, ना मोबाइल पे। तो ये MSC के डैमेज या ख़राब होने की वजह से होता है। तो नेक्स्ट आ गया गेटवे MSC। ये गेटवे जो होती है वो हमारी जो कम्युनिकेशन दूसरी कंट्री में जानी है उसके लिए ये गेटवे फिर हम लोग यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट हमारे पास PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया कि ये सारा लिंक 1 लिंक होता है सारा सिस्टम। उसके बाद ये हमारा VLR आ गया, विजिटर लोकेशन रजिस्टर। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फिर हमारा HL आ गया होम लोकेशन रजिस्टर। फिर अथेंटिकेशन सेंटर AUC और इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। इसको हम सेपरेट डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टूडेंट मैंने नोट्स किए हुए हैं आपके सामने, ये आप अभी ज़रा इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक के, तो आप इसकी थ्योरी स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं थ्योरी पढ़ाना बैठ जाऊँगा ना तो वो फिर काफ़ी इसमें टाइम रिक्वायर्ड है। आगे आते हैं, आगे स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट HLR है। HLR हम बोलते हैं होम लोकेशन रजिस्टर को। तो बेसिकली ना जैसे आप कभी सर्विस सेंटर में कॉल करें ना
तो सर्विस सेंटर वाले कहते हैं जी हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। उनको आपका नाम भी पता होता है, आपकी लोकेशन भी पता होती है, आपका नंबर भी पता होता है, आपने पैकेज कौन सा लगाया वो भी पता होता है। तो ये सारा सिस्टम हम कहाँ से किसको बोलते हैं, HLR को। HLR हम बोलते हैं होम लोकेशन रजिस्टर को। तो फ़िलहाल सब्सक्राइबर आईडी के सब्सक्राइबर की आईडी क्या है, सब्सक्राइबर की करंट लोकेशन। अच्छा, ये जो VLR होता है वो भी HLR के साथ अटैच होता है। मतलब दो तरह के VLR होते हैं, एक परमानेंट होता है और एक नॉन परमानेंट होता है। अक्सर आपका नंबर ऑफ हो या आउट ऑफ रीच हो सिग्नल से, तो आपका एक मैसेज एक जगह पर जाकर आपका मैसेज स्टूडेंट सेव हो जाता है। तो वो जो सेव हुआ है ना मैसेज आपका, वो आपका ये VLR कहलाता है। थोड़ी देर के लिए 24 आवर्स के लिए आपका मैसेज या कॉल आपकी सेव होती है। तो जैसे ही वो सब्सक्राइबर अपना नंबर ऑन करता है उसको वो मैसेज या कॉल मिल जाती है। तो वो किस में होती है, नॉन परमानेंट VLR में। और जो परमानेंट VLR होता है, विजिटर लोकेशन रजिस्टर, उसमें वो परमानेंटली सेव होता है। मतलब आपकी जो कम्युनिकेशन है 5 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर 20 ईयर्स जो हमेशा के लिए सेव रहती है, वो परमानेंट VLR में सेव रहती है। तो फ़िलहाल HLR को डिस्कस करते हैं। तो करंट सब्सक्राइबर VLR सप्लीमेंट्री सर्विसेज। अक्सर स्टूडेंट आपको पता होगा हम लोड करते हैं तो हमारा बैलेंस कट जाता है, तो हम कहते हैं कि हमने कौन सी सर्विस कराई है। आप सर्विस सेंटर कांटेक्ट करते हैं, वो बताते हैं आपने ना अजान अलर्ट या कोई ऐसी सर्विस सॉन्ग वगैरह कोई लगाया हुआ है, कोई नात लगाई हुई है जिसमें आपकी पेमेंट कट जाती है, तो ये आपका सप्लीमेंट्री सर्विसेज में आता है। नेक्स्ट आ गया सब्सक्राइबर का स्टेटस कि वो रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड। अगर तो वो रजिस्टर्ड होता है सब्सक्राइबर तो वो फिर उससे बात करके कॉल क्लोज कर देते हैं। अगर नॉन रजिस्टर्ड हो तो वो आगे UC में भेज देते हैं कि भाई ये नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है, इसको चेक पे लगाएं कि कोई मिसहैप ना हो जाए, कोई इलीगल वर्क ना हो जाए। तो नेक्स्ट आ गया ऑथेंटिकेशन की और सब्सक्राइबर रोमिंग। तो ये सारा सिस्टम रोमिंग का तो फ़िलहाल अब ख़त्म हो गया हुआ है सिस्टम पाकिस्तान के अंदर या इंटरनल कंट्री के अंदर। अदर कंट्रीज़ में आप जाएँ तो रोमिंग सिस्टम फिर होना शुरू हो जाता है, वो MNP होता है। जब आप अगले कंट्री में जाते हैं तो आपको वो फिर रोमिंग पढ़ना शुरू हो जाती है। अभी फ़िलहाल वो है सिस्टम। स्टूडेंट्स, VLR विजिटर लोकेशन रजिस्टर, ये थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा वैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। VLR मैंने अभी पीछे बताया, एक परमानेंट होता है और एक नॉन परमानेंट होता है। परमानेंट VLR में हमारी कम्युनिकेशन हमेशा के लिए सेव रहती है। जब भी हमें चाहिए हो हम सर्विस सेंटर जाते हैं, वहाँ से कम्युनिकेशन का डाटा ले सकते हैं। और नॉन परमानेंट के लिए जो डाटा है वो आर्जी तौर पे होता है 24 आवर्स के लिए। अदरवाइज़ वो फिर अगर आप 24 आवर्स तक रिप्लाई ना करें, यानी नेटवर्क पे ना आए या ऑन ना करें, तो वो फिर डाटा आपका डिस्ट्रॉय होता है, ज़ाया हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो GSM नेटवर्क है ना, उसमें एक है ट्रांसमिशन फॉल्ट्स के हवाले से। तो ये एक नोट्स हमने बनाए थे स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए। तो ट्रांसमिशन फॉल्ट्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं हमने। तो उसमें जब हमारी GSM की कम्युनिकेशन होती है ना, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, उसमें 4 किस्म के ट्रांसमिशन के फॉल्ट्स आते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास पाथ लॉस है, नंबर 2 पर हमारे पास शेडोइंग है, और नेक्स्ट हमारे पास आ गया मल्टी पाथ फेडिंग, और नंबर 4 पे हमारे पास क्या आ गया, टाइम अलाइनमेंट है। तो इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग ये ट्रांसमिशन फॉल्ट्स के हवाले से। अच्छा स्टूडेंट, पहला फॉल्ट हमारा है पाथ लॉस। तो पाथ लॉस अकर्स व्हेन द रिसीव सिग्नल बिकम वीकर एंड वीकर ड्यू टू इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन BTS एंड MS। अच्छा, ये स्टूडेंट पाथ लॉस तब क्रिएट होता है जब जो सब्सक्राइबर है, जैसे तेज़ आंधी चलती है तो जो डिशेस और एंटीनाज हैं ना, उनके ना एंगल जो होंगे वो चेंज हो जाते हैं। मतलब वो पावरफुल आया है तो ये वो आई है, आंधी आई है, तो उसने क्या किया कि जो डिश और एंटीनाज हैं ना, उनके ना प्रेशर से वो चेंज हो गए, तो उसकी वजह से पाथ लॉस क्रिएट होता है। तो वो कह रहा है पाथ लॉस अकर्स व्हेन द रिसीव सिग्नल बिकम वीकर एंड वीकर ड्यू टू इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन MS। तो एक तो रीज़न ये है कि वो पाथ लॉस क्रिएट हुआ है जो डिश और एंटीनाज हैं उनके एंगल चेंज होने की वजह से। दूसरा, यहाँ पर वो कह रहा है कि पाथ लॉस तब क्रिएट होता है जब सब्सक्राइबर 5 किलोमीटर की रेंज मैंने बताई है, तो वो 5 किलोमीटर की रेंज से दूर चला गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, वो सिग्नल वीक होता गया, वीक से वीक होता गया आहिस्ता आहिस्ता सिग्नल, तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया सिग्नल फिर। और दूसरा BTS भी नहीं लगा हुआ बीच में जो कि वो सिग्नल को कैच कर ले, अगला BTS जो है वो सिग्नल को कैच कर ले, दूसरा BTS भी मौजूद नहीं है। तो ये तब एक इशू क्रिएट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ लॉस बोलते हैं। मतलब सब्सक्राइबर जो है वो 5 किलोमीटर की रेंज से दूर हो गया और सिग्नल एक भी नहीं आ रहा और दूसरा BTS भी नहीं लगा हुआ कि वो जो सिग्नल है वो उसको कैच कर लें।
तो जब वो सिग्नल को कैच नहीं करेगा तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी हमारी कम्युनिकेशन। इसके लिए एक ना ड्राइव टेस्ट इंजीनियर होता है, ये भी हम आपको स्टडी करवाएंगे। ये ड्राइव टेस्ट इंजीनियर का बड़ा यूज़ है। ये ड्राइव टेस्ट इंजीनियर क्या करता है कि वो गाड़ी में एक डिवाइस उसने लगाई होती है और एक सॉफ्टवेयर होता है उसके पास लैपटॉप में, तो वो गाड़ी मूव करता है, बाकायदा गाड़ी को वो मूव करेगा, तो जहाँ पर वो सिग्नल डाउन होगा तो वो फौरी तौर पे वो सॉफ्टवेयर पे उसकी डिटेल आ जाएगी। फिर वो रिगर होता है, रिगर को कहता है कि आप जो हैं वो जाएं BTS पे और वहाँ से सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है ना उसको ठीक करें। वो फिर रिगर जो है वो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है उसको जाकर ठीक करता है, मतलब उसके डिश और एंटीनास के एंगल्स होते हैं वो ठीक करता है। मेरे पास बड़ी अच्छी वीडियो है, मैं आपको उसके थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये स्टूडेंट्स देखें, ये एक रिगर है, रिगर होता है जो टावर होता है ना उस पर ये बाकायदा ना चढ़कर ये रिगर है जो सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेता है और टावर पर ना ये करता है। अब आप ये देखें, ये मैंने आपको बताया था कि जो डिश होती है ना उसका ये काम होता है कि ये जो टावर टू टावर कम्युनिकेशन है ना ये हम लोग किसके थ्रू करते हैं, डिश के थ्रू करते हैं। अब ये रिगर है, ये इसके ना एंगल्स की सेटिंग कर रहा है, जो ये हमारी पाथ लॉस का पहला फॉल्ट है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये दूसरा रिगर दूसरे BTS पे है, ये दोनों 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होते हैं। तो ये एक डिवाइस होती है, पार्लर अलाइनमेंट डिवाइस है, ये इनके पास मौजूद होती है। वहाँ से ये उसको बाकायदा ना यूज़ करके चेक कर रहे होते हैं सिग्नल्स को। ये मैं थोड़ा सा इसको आगे कर रहा हूँ, ये आप देखें उन्होंने एंगल्स की सेटिंग कर ली है। और ये जो इशू है ना ये बेसिकली जो ड्राइव टेस्ट इंजीनियर होता है उसने बताना होता है कि ये जो हमारी कम्युनिकेशन है उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो इस तरीके से, ये आप देखें ये कम्युनिकेशन उसको ओके कर रहे हैं, ये उसने डिवाइस लगाई हुई है। तो ये पाथ लॉस का जो इशू होता है ये इन्होंने ना क्लियर करना होता है। तो डिश जो है ये ऑटोमेटिकली भी होती है और तो ये पाथ लॉस आपके सामने आ रहा है, डीबी में होता है, डेसिबल बोलते हैं डीबी। और 64.3 जो है ये ओके है कि जब रीडिंग आपके पास 64.3 dB आ रही हो तो इसका मतलब हमारा पाथ लॉस का जो इशू है वो क्लियर हो गया। तो पाथ लॉस का एक इशू तो ये होता है कि जो एंगल है उसका डिश का उसका मसला है, और दूसरा होता है कि जो होता है ड्राइव टेस्ट इंजीनियर उसने फौरी तौर पर उसने वो दूसरा BTS लगवाना होता है जब 5 किलोमीटर की रेंज जो है आपकी गुजर जाती है। 5 किलोमीटर की जब रेंज होती है तो वो आपकी गुजर जाती है। तो ये स्टूडेंट मैंने आपको थोड़ा सा, मेरे पास अच्छी वीडियो थी, मैंने आपको उससे एक्सप्लेन कर दिया। तो नेक्स्ट नोट्स पे आते हैं। तो नोट्स पे पाथ लॉस मैंने एक्सप्लेन कर दिया, काफ़ी हद तक आपको हो गया होगा। अच्छा, दूसरा जो इशू है ना जो हमारा GSM नेटवर्क में आता है वो हमारा होता है शेडोइंग का। शेडोइंग में ये होता है कि सब्सक्राइबर जो है ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ ऑब्स्टेकल है, रुकावट है। जैसे आप सिंपल समझ लें बेसमेंट है, चलें आप बेसमेंट में चले जाएँ, जो BTS टावर होता है ना वो उसकी रेंज के अंदर मौजूद है, 1 किलोमीटर या 500 मीटर पे टावर मौजूद है, लेकिन सब्सक्राइबर ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पर ऑब्स्टेकल है, रुकावट है। तो उससे हमारी जो कम्युनिकेशन होती है ना वो ये इसको शेडोइंग बोलते हैं। तो उसका फिर हल यही होता है कि आप जो बेसमेंट है वहाँ पर डायरेक्ट एंटीनास लगा दें। अब लाहौर में ना एक जगह है शालमी, वहाँ पर सिग्नल्स का बड़ा इशू रहता है, बहुत ऊंची इमारतें हैं, तो अंदर ही अंदर जाएँ तो वो सिग्नल्स बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो ऐसी जगह पे फिर टेलीफोन कामयाब है, जो तार वाला टेलीफोन होता है वो कामयाब है। तो अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि वहाँ पर एंटीनास RF केबल डालते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी केबल, और एक एंटीना या 2 एंटीना या 4 एंटीना ये लगा देते हैं ताकि हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये हमारा शेडोइंग का इशू होता है। शेडोइंग अकर्स व्हेन देयर आर फिजिकल ऑब्स्टेकल्स इंक्लूडिंग हिल्स एंड बिल्डिंग्स बिटवीन द BTS एंड द MS. The obstacle create a shadowing effect which can decrease the received signal strength. तो ये स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको डिस्कशन कर ली है इसके हवाले से, शेडोइंग के हवाले से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इशू आ गया मल्टी पाथ फेडिंग। अच्छा स्टूडेंट, ये जो मल्टी पाथ फेडिंग है ना इसका बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। मतलब सब्सक्राइबर जो है ऐसे पॉइंट पे मौजूद है जहाँ पर ये 2 BTS लगे हुए हैं। अब ऐसे पॉइंट पे सब्सक्राइबर मौजूद है कि दोनों BTS जो है ना वो जज नहीं कर पा रहे कि जो हमारी कॉल है वो कौन रिसीव करे। अब ये जो रोल होता है ना, मेन जो ये रोल है, ये कॉल रिसीव करने वाला रोल, ये बेसिकली ना BSC ने करना होता है, बेस स्विचिंग कंट्रोलर ने। यानी BSC का और मेन रोल होता है, उसने BTS टावर को बताना होता है कि आपने जो है ना वो कॉल जो है वो कनेक्ट करनी है। तो ये सेंटर में हमारे पास आ गया
सेल फ़ोन और राइट और लेफ़्ट ये 2 BTS लगे हुए हैं। सब्सक्राइबर ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पर दोनों BTS कंफ्यूज हैं कि कॉल रिसीव करें। तो इसमें जो मेन रोल है ना वो BSC का होता है। तो बिल्कुल ये ट्रांसमिशन इंजीनियर होता है, कम्युनिकेशन इंजीनियर, जिसने ये इशू रिजॉल्व करना होता है। तो ये हमारा मल्टीपाथ फेडिंग आ गया। मल्टीपाथ फेडिंग अकर्स व्हेन देयर आर मोर देन वन ट्रांसमिशन पाथ टू MS और BTS। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये स्टडी कर लीजिएगा। तो कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर 4 पे आ गया टाइम अलाइनमेंट। तो ईच MS ऑन कॉल इज़ एलोकेटेड एट टाइम स्लॉट TDMA फ्रेम। तो एक स्टूडेंट एक ये थ्योरी पढ़ लीजिएगा आप। तो मैं आपको वैसे एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, ये सारा का सारा ना स्पीड ऑफ लाइट पे फिक्स है। तो स्पीड ऑफ लाइट का मतलब ये है कि जो हमारी कम्युनिकेशन है ना वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल करें, फिर ये हो पाती है। अब देखें आप, बार बार फेसबुक और यूट्यूब हम ओपन करते हैं, तो जो फेसबुक और यूट्यूब है ना वो उसके जो सर्वर हैं वो पड़े हुए हैं अमेरिका में। तो क्या होता है कि बार बार सिग्नल हमारा जाता है अमेरिका के सर्वर में, वहाँ से फिर वापस हमारे पास उसका रिप्लाई आता है। तो उसकी फिर जो टाइम अलाइनमेंट होती है वो भी बाकायदा शो होती है। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, मैं सर्च में आ रहा हूँ, यहाँ मैं करता हूँ CMD कमांड प्रॉम्प्ट और मैं यहाँ कर रहा हूँ पिंग google.com। अब गूगल का सर्वर जो है वो USA में है, तो मैं इसको एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये गूगल का मेरे पास आप देखिए IP एड्रेस आ गया और बाकायदा यहाँ पर आ रहा है कि 73 माइक्रो सेकेंड में गूगल के सर्वर ने मुझे क्या किया, रिप्लाई किया। इसी तरह मैं यहाँ कर रहा हूँ पिंग facebook.com। तो ये आपके सामने है, जो फेसबुक है इसका सर्वर भी अमेरिका में है, USA में। तो फेसबुक मुझे जो है वो 87 माइक्रो सेकेंड में ना रिप्लाई कर रही है। तो GSM नेटवर्क के साथ भी यही है, हम बार बार जैसे यहाँ एक और कर लेते हैं, पिंग ptcl.com.pk है। तो ये PTCL की जो मैं IP जनरेट हो गया, ये उन्होंने रिक्वेस्ट टाइम आउट हुआ है। इसका बेसिकली ये सिक्योरिटी की वजह से है कि वेबसाइट्स पे उन्होंने सिक्योरिटी होती है अक्सर, तो ये पूरी तरह पैकेट नहीं रिसीव होता, ट्रांस होता। तो जैसे गूगल और उसका हो गया, इसमें भी नहीं आना चाहिए इशू। लेकिन फ़िलहाल ये यहाँ पर बाकायदा टाइम शो होता है, जैसे इसका आ रहा था। तो जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ पिंग yahoo.com, ये मैंने किया। अब ये याहू का IP एड्रेस भी आ गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और आपके सामने यहाँ पर वो 297 माइक्रो सेकेंड उसकी स्पीड भी आ गई। तो वही चीज़ है कि जो हमारी सर्वर के साथ कनेक्टिविटी होती है ना, ये उसको बताता है। तो टाइम अलाइनमेंट यही होती है कि जो हमारी कम्युनिकेशन है वो स्पीड ऑफ लाइट पे फिक्स होती है, तो पूरे टाइम पे हमें जो उसका रिप्लाई आना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, ये थोड़ा सा सेलुलर का कंसेप्ट है, ये मैं ज़रा देना चाह रहा था स्टूडेंट्स को। ये हमारा BTS आ गया। अभी मैंने नोट्स में आपको दिखाया कि बेस स्टेशन की जो पावर होती है वो 10 to 100 वाट है, और ये रूरल एरिया में 30 किलोमीटर है और अर्बन एरियाज़ में हमारी 500 मीटर आ गई, मतलब 30 किलोमीटर। क्योंकि वहाँ घर वगैरह तो बने नहीं होते, जो ओरिजिनल गाँव होते हैं उसमें सिंगल स्टोरी घर होता है, और फिर 100 मीटर पे जाके दूसरा घर है, 200 मीटर पे जाके तीसरा घर है। तो ये रूरल और अर्बन एरियाज़ की थोड़ा सा ना वो एक्सप्लेन कर रहा है। ये भी मैंने डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये नंबर ऑफ़ BTS कंट्रोल्ड बाय सिंगल BSC, ये सारे BTS हैं और ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू सारा सिस्टम हमारा वन लिंक पे है। ये थोड़ी सी अच्छी एक मुझे डायग्राम लगी थी, ये मैंने एक्सप्लेन करनी थी आपको। जो हमारा BTS होता है ना, ये बेसिकली ना थोड़ा सा इस तरीके से डिज़ाइन है। ये 3 सेक्टर है 120 डिग्री। ये आप देख लें, 3 एंटीने इस साइड पे, 3 इस साइड पे और 3 इस साइड पे लगे हुए हैं। तो ये हमारा ना नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये हमारा सारा कवर करते हैं। तो ये एक अच्छी डायग्राम थी, मैंने कहा आपको एक्सप्लेन कर दूं। उसके बाद 6 सेक्टर है 60 डिग्री। ये जो पानी की टैंकीज़ वगैरह होती हैं ना, उन पे ये ग्राउंड में लगा होता है। तो ये 2-2 एंटीने एक साइड पे फिक्स कर देते हैं, जो हमारा नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट और साउथ कवर करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट आ गया हमारा ओमनी जो है ये हमारा 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री क्या है कि ये समझ लें एक गोल डंडा सा होता है। तो इसमें वो 360 डिग्री मतलब चारों तरफ ये कवर करता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो ये 360 डिग्री आपका सारा कवर हो जाता है। तो ये बेसिकली हमारा ओमनी कहलाता है। अच्छा स्टूडेंट, जो हमारी GSM टेक्नोलॉजी है ना, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने डिस्कस करनी थी आपसे। बेसिकली ना ये हमारा जो सेल फ़ोन है ना, ये जो सेल फ़ोन है हमारा,
इसमें वही चीज़ है कि जो हमारा सिग्नल आता है वो एनालॉग वेव फॉर्म है और वो सारा का सारा डिजिटल में कन्वर्ट होता है। तो ये सिस्टम सारा यहाँ है और ये ट्रांसमीटर आ गया। इसका ट्रांसमीटर मैंने आपसे स्टार्ट में ना डिस्कस किया था, जिसको हम लोग RF हमारी रेडियो वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये हमारी जनरेट होती हैं बाकायदा यहाँ से। तो उसके बाद ये हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन है, इसमें रेडियो वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और ये एंटीनाज आ गए, ये RF केबल आ गई, रेडियो फ्रिक्वेंसी केबल जो कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा स्टूडेंट, ये जब हम लोग BTS को इंस्टॉल करते हैं ना, बेस ट्रांसीवर स्टेशन को, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए जैसे ये स्टार्ट आ गया, उसमें प्रीपेयर फॉर इंस्टॉलेशन और ये पूरा एक ना प्लान है जब आपने BTS को इंस्टॉल करना होता है। तो प्रीपेयर फॉर इंस्टॉलेशन, उसके बाद इंस्टॉल कैबिनेट्स है, प्लग इन बोर्ड्स हैं, कनेक्ट केबल्स है, इंस्टॉल फीडर्स है, चेक्ड आफ्टर इंस्टॉलेशन। ये बड़ी अच्छी एक मेरे पास आई थी वीडियो, तो वो मैंने कहा चले मैं आपको ना डिस्कस कर लेता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ उससे आपको। ये आप देखें, ये बाकायदा ना जब हमने जो एक्सचेंज होती है उसका जो रैक होता है उसको हमने फ़िटिंग करनी होती है, तो बाकायदा हम इस तरीके से इसको ये मार्कर से निशान लगा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम उसको उसमें ड्रिल करते हैं और जो उसकी मट्टी होती है वो हम उसको सारा सक कर लेते हैं। ये आप देखें ड्रिल कर रहे हैं और साथ ही इसका सारा सक हो गया। ये आगे आते हैं, ये बोर्ड्स आ गए हमारे पास, तो इसमें हमने वॉशर लाजमी लगानी होती है जब आपने ये बोर्ड्स वगैरह फ़िक्स करने, तो इसमें वॉशर वगैरह लाजमी होनी चाहिए ताकि वो अर्थिंग ना हो, किसी भी किस्म की ना अर्थिंग का लॉस ना हो। ये हम लोग फ़िक्स कर रहे हैं इसको प्रॉपर, तो अर्थिंग का लॉस ना हो किसी किस्म का। थोड़ा सा आगे आते हैं, इसमें ये मल्टीमीटर आ गया कि अर्थिंग नहीं हो रही, तो अगर यहाँ पर रीडिंग आ जाए तो अर्थिंग है, अगर नहीं आएगी तो इसका मतलब नहीं है। तो अभी फ़िलहाल रीडिंग आपके सामने है। तो उसके बाद फ़िक्स कैबिनेट्स की बारी आ गई। 2 कैबिनेट्स हैं, आपने जब इनको आपस में फासला रखना है तो आपने उसको तकरीबन जो 10 फुट आप लगा लें, 5 to 8 फीट लगा लें आप, तो आपने दोनों कैबिनेट्स के दरमियान इतना फासला रखना है। ये मैं सारी वीडियो मजबूरी नहीं दिखा पा रहा क्योंकि ये चैनल पे ना स्ट्राइक हो जाता है, हालांकि ये एक नॉलेज है, हमारी वीडियोस भी चला लें, मुझे तो कोई इसमें एतराज़ नहीं, कोई भी पूरी रन कर ले वीडियो, कोई इशू नहीं इसका। हमें तो स्टूडेंट्स को नॉलेज देना है जो मेन मकसद है हमारा, पैसे कमाना तो मेन मकसद नहीं है। ये आप देखें स्टूडेंट, मल्टीमीटर पे फाइबर टेस्ट हो रही है, तो ये नेक्स्ट आ गया। उसके बाद ये इसकी VGA के ये केबल्स होती हैं, RSU केबल्स हैं, रेडियो स्विचिंग यूनिट्स केबल, जो मैं आपको बता रहा था। तो ये आपने इस तरीके से फ़िक्स कर दी। मैं थोड़ा आगे कर रहा हूँ उसको, ये सारी नेक्स्ट आ गई इंस्टॉल दी। ये हमारी जो इंस्टॉलेशन चल रही है ना, ये BTS की इंस्टॉलेशन चल रही है। ये इंस्टॉलेशन मैं थोड़ी आगे कर रहा हूँ क्योंकि किसी की चैनल की वीडियो है तो वो फिर मुश्किल कर देगा, होना तो नहीं चाहिए लेकिन कर सकता है मुश्किल। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो है ना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, BTS की थोड़ी सी इंस्टॉलेशन थी, ये मैंने आपको थोड़ी सी ना एक्सप्लेन कर दी। अच्छा स्टूडेंट, ये मेरे पास एक बड़ी अच्छी वीडियो थी, इसमें ना बड़ा अच्छा एक चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि RF केबल जो है ना, इसमें 90% होता है कि RF केबल जो होती है ना, ये एक इशू ऐसा आया हुआ है कि ये जो डिश है ना, इसमें ना कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो फिर डिश में 90% केबल का फॉल्ट हो सकता है, डिश बहुत कम हो, रेयर चांस होते हैं जिसमें डिश में कोई फॉल्ट हो। तो फ़िलहाल ये RF केबल है, वो इसको चेंज कर रहा है, रेडियो फ्रिक्वेंसी केबल होती है, वो इसको चेंज कर रहा है और साथ जो है वो ये बाकायदा मल्टीमीटर पे उसको टेस्ट करेगा और RF केबल जो है उसको चेंज कर देगा। तो इन्होंने एक्स्ट्रा RF केबल्स दी होती हैं, वो नीचे सिस्टम के साथ कनेक्ट करके और ऊपर डिश के साथ कनेक्ट करके तो हम अपना वर्क चला सकते हैं, काम आप चला सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा एक फॉल्ट था, मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूँ। ये RF केबल मल्टीमीटर पे वो बाकायदा टेस्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पर वो कह रहा है कि अ क्विक चेक ऑफ द फीड, अगर तो हॉर्न आयत है तो इसका मतलब डिश ठीक है। अब इसमें आप देखें डिश ठीक है और फॉल्ट जो है वो केबल में है, ये हॉर्न की आवाज़ आ गई उसको, तो उसके बाद वो RF केबल जो होगी वो उसको फिक्स कर देगा RF केबल को। ये उसने RF केबल, रेडियो फ्रिक्वेंसी केबल जो है वो फिक्स कर दिया और फॉल्ट इसका क्लियर हो गया। ये दूसरी RF केबल उसने फिक्स कर दी, तो ये फॉल्ट जो होगा वो उसका क्लियर हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये वायरलेस और GSM टेक्नोलॉजी पे ना मैं आने वाले टाइम में और वीडियोस बनाता जाऊंगा।
अभी मेरा जो मेन मकसद था ना कि आप जो हैं वो वायरलेस कम्युनिकेशन को थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए GSM का और वायरलेस कम्युनिकेशन का, तो मैं मज़ीद वीडियोज़ इंशाल्लाह और बनाऊँगा ताकि आपको ना और क्लियर हो जाए वायरलेस और GSM टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है। थैंक यू वेरी मच।